एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल योर वेट फ्रेंड। तो आज जो है हम अपना लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज़ द ब्लड कोगुलेशन। लेकिन सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे ब्लड कोगुलेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट इज़ द प्लेटलेट्स। ठीक है, सबसे पहले हम प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे और फिर हम देखेंगे कि आखिर ब्लड कोगुलेशन हो किस तरह से रहा है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे माइलॉइड सेल्स होते हैं बोन मैरो के, ठीक है, ये जाइंट सेल्स के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हमारे सर्कुलेशन में। मतलब इतने बड़े सेल्स हमारी बॉडी ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ये जो बड़े बड़े सेल्स होते हैं, ठीक है ना, दैट इज़ द मेगा कैरियोसाइट। तो जो ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है ना, जो बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मेगा कैरियोसाइट का फॉर्मेशन करते हैं। अब मेगा कैरियोसाइट का जो साइज होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है, सर्कुलेशन होने के लिए। तो ये जो मेगा कैरियोसाइट होते हैं, ये क्या कर जाते हैं, ये बर्स्ट कर जाते हैं, ये फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उन्हीं फ्रेगमेंट्स को जो है प्लेटलेट्स कहा जाता है या फिर थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं प्लेटलेट्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स की शेप कैसी होती है, मोस्टली ये इरेगुलर शेप्ड होती है, डिस्क शेप ऐसी कोई बात नहीं है, इरेगुलरली शेप्ड होते हैं। ठीक है, और मेनली जो मेमेलियन प्लेटलेट्स होते हैं उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। देखो भाई, एक्चुअली में वो क्या कर गया, सेल बर्स्ट कर गया है। बर्स्ट करा मतलब कि न्यूक्लियस की भी तो धज्जियाँ उड़ी हैं, तो उसके पास भी कहाँ न्यूक्लियस तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स की बात करें तो इनके जो प्लेटलेट्स होते हैं एक्चुअली वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, मोनो न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, मतलब ये डायरेक्टली बोन मैरो से बनते हैं। ठीक है, इसमें मतलब कि मेगा कैरियोसाइट जो है वो बर्स्ट नहीं करता। अब हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, उसके अंदर दो तरह के हमें ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं। एक होते हैं अल्फा ग्रेन्यूल्स, एक होते हैं बीटा ग्रेन्यूल्स। ठीक है, अब अल्फा ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, बीटा ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अल्फा ग्रेन्यूल्स कौन कौन से अल्फा ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एल्ब्यूमिन होता है, ये एल्ब्यूमिन हम सब जानते हैं कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। बीटा थ्रोम्बोग्लोबुलिन, बीटा थ्रोम्बोग्लोबुलिन बहुत इंपॉर्टेंट काम रोल प्ले करता है। ठीक है ना, ये प्रोस्टासाइक्लिन को इनहिबिट करने का काम करता है। ठीक है, बेसिकली प्रोस्टासाइक्लिन क्या करने वाला है, ये प्लेटलेट को एग्रीगेट नहीं करने देता, मतलब कि क्लॉट नहीं बनने देता प्रोस्टासाइक्लिन। ठीक है, अब वो प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं करेंगे तो क्लॉट नहीं बनेगा, तो ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकते हैं प्रोस्टासाइक्लिन जो होते हैं। लेकिन ये जो इस प्रोस्टासाइक्लिन को कौन रोक रहा है, बीटा थ्रोम्बोग्लोबुलिन। क्यों, क्योंकि भाई प्लेटलेट को क्लॉट बनाना है। ठीक है, बनाना है तो उसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म तो होना चाहिए ना जो उसको रोकने वाले, मतलब कि जो उसे रोक रहा है उसे रोक दे। तो उसके पास क्या होता है, बीटा थ्रोम्बोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है जो कि प्रोस्टासाइक्लिन को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, एक फैक्टर 5 प्रेजेंट होता है जिसे प्रोएसिलेरिन भी कहा जाता है, ये भी ब्लड क्लॉट में रोल प्ले करता है, वो आप देखोगे आगे वीडियो में। फाइब्रोनेक्टिन, फाइब्रोनेक्टिन क्या करता है, ये प्लेटलेट को अधेशन में मदद करता है, मतलब कि एक जो प्लेटलेट्स होते हैं उसे एक दूसरे के साथ अधेर होने में मदद कर रहा होता है। ठीक है, आगे हमारे पास है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एंडोथीलियल सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, एंड टीजीएफ फैक्टर जो बी होता है, ठीक है, ये क्या करता है, टिश्यू का जो रिपेयर होता है उसमें इन्वॉल्व होता है, टिश्यू रिपेयरिंग में इन्वॉल्व होता है। वॉन विलब्रेन फैक्टर, ये भी क्या करता है, प्लेटलेट्स को अधेशन में मदद करता है। ठीक है, एंड जो फैक्टर 13 होता है, इसका नाम क्या होता है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, ये फिब्रिन्स को स्टेबलाइज होने में मदद करता है। मान लो यार, अगर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से होता है, ठीक है, मैं आगे बताती हूँ, अभी आप वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अब जो बीटा ग्रेन्यूल्स होता है, जिन्हें डेंस ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है, ठीक है ना, वो कौन कौन से होते हैं, एडीपी, एटीपी, कैल्शियम, सेरोटोनिन, एक्टिन, मायोसिन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोजाइम, ग्लाइकोजन, ये सब तो आपको पता है, इन सबका क्या क्या रोल होता है, वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब प्लेटलेट्स क्या करते हैं, बेसिकली ये जो है एक चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज द थ्रोम्बोक्सिन A2। ये जो होता है ना, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन, देखो अधेशन अलग चीज़ है, एग्रीगेशन अलग चीज़ है। ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन A2 का एग्रीगेशन में मदद करते हैं। ठीक है ना, प्लेटलेट को एग्रीगेशन में मदद करता है। ठीक है, और जो है प्लेटलेट्स के कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली प्लेटलेट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है, ब्लड को कोगुलेट करना, ठीक है, क्लॉट को रिट्रैक्ट करना, ये सब इसके जो है काम होते हैं। ये क्या करता है, प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड जो है प्रोवाइड कराता है कोगुलेशन के लिए। ठीक है, और ये बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो कैरी करता है अपने सरफेस पे, और ये जो है हेमरेज को भी प्रिवेंट कर रहा होता है। कैसे, प्लेटलेट प्लग्स को बना के। ठीक है, मतलब कि क्या करता है, प्लेटलेट्स के प्लग बना देता है, जहाँ जहाँ भी लीकिंग हो रही है, ठीक है ना, ब्लड की, वहाँ पर प्लग बना देगा। वो प्लग क्या करेगा, हेमरेज को, ब्लड लीकिंग को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, अब हीमोस्टेसिस क्या होता है, हीमोस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करने वाले हैं,
ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने वाले हैं, मतलब कोई जो वेसल डैमेज हो गई है उससे ब्लड लॉस मुझे प्रिवेंट करना है, तो उसी प्रोसेस को हीमोस्टेसिस कहा जाता है। तो 3 मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू ब्लड क्लॉट रुक जाता है, ठीक है। 3 मतलब कि स्टेप्स होंगे, मेनली 3 स्टेप्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ब्लड कोगुलेशन को रोकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही कोई इंजरी आती है तो क्या होता है, जैसे इंजरी आई, ठीक है, क्या होगा, सेरोटोनिन की मदद से जो ब्लड वेसल्स होंगे, ठीक है, जैसे इंजरी आई, इंजरी स्टिमुलेट द रिफ्लेक्स कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल बाय द एक्शन ऑफ सेरोटोनिन टू क्लोज इवन लार्ज वेसल टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लड। देखो मैं बेसिकली क्या बताती हूँ, इधर देखो, ये इंजरी आई, ठीक है, यहाँ पे इंजरी आई, तो इंजरी के होते ही क्या होगा, कुछ यहाँ पर ना हमारे पास जो सेल्स होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ कोलेजन फाइब्रिन, ठीक है, कोलेजन फाइब्रिन्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है, जैसे इंजरी आती है, ब्लड वेसल में कट होता है, तो कोलेजन जो होता है वो यहाँ रिलीज हो जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है। इसे देखते हैं कुछ सेल्स, वो सेल्स क्या करते हैं, फिर वो स्टिमुलेट करते हैं, और स्टिमुलेशन से क्या होता है, सेरोटोनिन का रिलीज होता है। और हम सब जानते हैं सेरोटोनिन का काम क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये क्या करते हैं, जो ब्लड वेसल होती है उसे कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं। देखो ब्लड वेसल को कर देता है, थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट कर देता है। देखो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेंगे, पाइप को आप टाइट कर दोगे कहीं से, तो ब्लड जो पानी होगा वो कम बहेगा। तो इसी तरह से क्या हुआ, इन्होंने ब्लड वेसल को क्या कर दिया, कंस्ट्रिक्ट कर दिया, जिस वजह से क्या होगा, ब्लड जो है वो कम बहेगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये मेनली जो बड़ी बड़ी वेसल्स होती हैं उन्हें कंस्ट्रिक्ट करती हैं, ठीक है। छोटी ब्लड वेसल्स पर ये इफेक्ट शो नहीं करती। तो अगर छोटी वेसल के अंदर क्या हुआ है, इंजरी हुई है, तो ये इतना ज़्यादा काम नहीं करता, लेकिन बड़ी वेसल्स में अगर कोई इंजरी हुई है तो ये उसकी कंस्ट्रिक्शन करवा देता है, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, फिर बनता है प्लेटलेट प्लग, ठीक है। तो अब जैसे ही कोलेजन एक्सपोज्ड हुआ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्लेटलेट को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, एडीपी सेरोटोनिन जैसे सब्सटेंसेस रिलीज होंगे। सेरोटोनिन क्या करेगा, ये तो वासोकंस्ट्रिक्शन करा देगा, ठीक है। अब जो दूसरे एडीपी वगैरह या बाकी जो फैक्टर्स जो हैं, ठीक है ना, जो स्टिमुलेट हो गए हैं, वो क्या करेंगे, और ज़्यादा प्लेटलेट्स को, ठीक है, प्लेटलेट ने देखा, अरे भाई यहाँ पे ना खून रिलीज हो गया है, ठीक है, ब्लड रिलीज हो रहा है, ऊजिंग आउट हो रही है ब्लड की, तो तू भी आ जा, हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। वो ऐसे करके जो है एक दूसरे को बुला लेते हैं, कुछ केमिकल फैक्टर्स रिलीज करके, कुछ साइटोकाइंस रिलीज करके वो क्या करते हैं, दूसरे प्लेटलेट्स को और बुलाते हैं। जैसे मान लो कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है किसी बंदे के साथ, तो लोग बताते हैं ना, भाई यहाँ तो ये हो गया, तो वो फटाफट आ जाते हैं बाकी बंदे भी, ठीक है, उसे देखने की आखिर हुआ क्या है। तो ऐसे ही करके जो है प्लेटलेट्स ने बाकी प्लेटलेट्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि यहाँ पर क्या हो गया है, इंजरी हो गई है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो अब हमें काम करना है, तो तुम जल्दी जल्दी आ जाओ, ठीक है। तो ऐसे साइटोकाइंस जो है वो बुला लेते हैं। अब ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, फिर ये क्या कर जाते हैं, उस इंजर्ड सरफेस के आसपास जो है अटैच होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और फैक्टर्स जैसे कि वॉन विल्ब्रिन फैक्टर, फिब्रोनेक्टिन, ठीक है ना, सब एंडोथीलियम से और प्लेटलेट्स, ये क्या करते हैं, प्लेटलेट को अधेशन में मदद करते हैं, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है ये और ज़्यादा कैल्शियम के, ये जो है कैल्शियम का रिलीज़ करवाती है, ठीक है ना, और जो है कुछ कैल्शियम का रिलीज़ करवाएगी, ठीक है। और ये कैल्शियम क्या करेगा, ये जो है एडीपी वगैरह का रिलीज़ करवाएगा, थ्रोम्बोक्सिन A2 का रिलीज़ कराएगा, जिससे क्या होगा, एग्रीगेशन होगा प्लेटलेट्स का, और जो है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर कौन सा होता है, देन दैट इज़ द थ्रोम्बोक्सिन A2। अब हमारा जो अगला सबसे इम्पॉर्टेंट जो थर्ड स्टेप है वो है ब्लड कोगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग, मतलब कि एक्चुअली में जो क्लॉटिंग होगी वो ये थर्ड स्टेप ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। पहले स्टेप ने क्या किया था, ब्लड का जो ऊजिंग आउट थी उसको कम कर दिया था, ठीक है। सेकंड वाले ने क्या किया, थोड़ी सी जो है हल्की बहुती सी, मान लो पाइप है, ठीक है, पाइप से ब्लड पानी निकल रहा है, ठीक है। तो एक तो मैंने क्या किया, मेरे साथी ने क्या किया, उस जो पाइप थी उसको क्या कर दिया, टाइट कर दिया, जिससे पानी कम निकलेगी, पानी अभी भी निकल रहा है, ठीक है। तो मैं आई, मैंने क्या किया, उस पानी वाली उस पे टेप पे क्या कह रही हूँ, टेप लगा दी मैंने उस पाइप पे, ठीक है। अब पानी क्या होगा, थोड़ा सा और कम हो जाएगा। तो वो टेप करने का काम कौन कर रहा है, हमारे पास प्लेटलेट, वो प्लग बना रहा है, ठीक है। लेकिन पानी अभी भी उस टेप के थ्रू भी, देखो आप कहीं भी टेप वगैरह लगा लो गलती से, ठीक है, कहीं लगा दे टेप पाइप पे मान लो, तो क्या होगा, वो रुकेगा थोड़ी ना, पानी उतना ज़्यादा तो नहीं रुकेगा, भले थोड़ा कम हो गया बट रुकेगा तो नहीं। तो रोकने का मेजर काम जो होता है रोकने का, वो कौन करता है, ये थर्ड स्टेप करता है, ठीक है ना। ये थर्ड स्टेप जो होता है, ये असली स्टेप होता है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। एक होता है इंट्रिंसिक मैकेनिज्म, एक होता है एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म। ये दोनों ही जो है क्लॉट का फॉर्मेशन करने वाले, मतलब कि अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, क्लॉट बनेगा, ठीक है। पहले स्टेप में क्या हुआ था,
कंस्ट्रिक्शन हुई थी, वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई थी, सेकंड स्टेप में प्लेटलेट प्लग बना था, थर्ड स्टेप में जो है अब क्लॉट बनने वाला है, ठीक है। तो अब देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो अब क्लॉट बनेगा दो तरीकों से बन सकता है, ठीक है, या तो इंट्रिंसिक पाथवे से बनेगा या फिर एक्सट्रिंसिक पाथवे से। लेकिन ये दोनों पाथवे जो है ना इस पॉइंट पे आके, ये वाला जो पॉइंट होता है इस पॉइंट पे आके ये क्या कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच कर जाते हैं, मतलब कि मेन काम ये इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखो इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना, ठीक है ना। ये थर्ड मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली क्या हुआ, जो 12 फैक्टर था, देखो ये जितने भी फैक्टर्स है ना, फैक्टर 12, फैक्टर 11, फैक्टर 9, इन सब के नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि फिलअप्स में पूछ लिया जाता है दैट टेल द फैक्टर 12 नेम, ठीक है, फैक्टर 12 का नाम बताओ या फैक्टर 11 का नाम बताओ, ऐसे तो आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली इंट्रिंसिक पाथवे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रिंसिक पाथवे देखेंगे, फिर हम एक्सट्रिंसिक पाथवे देखेंगे कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, सबसे पहले आता है फैक्टर 12। ये फैक्टर 12 क्या करता है, इसको जो है वो कोलेजन जो रिलीज हुआ था वो क्या करता है, इस फैक्टर 12 को एक्टिव कर देता है, ठीक है ना, कोलेजन। फिर ये जो एक्टिव 12 फैक्टर होता है ये क्या करता है, जो इनएक्टिव 11th फैक्टर है उसको एक्टिवेट कर देगा। फिर ये इनएक्टिव 11th फैक्टर जो है, जो अब एक्टिव हो चुका है, ठीक है ना, ये क्या करेगा, कैल्शियम के साथ मिलके 9th जो फैक्टर है, ठीक है ना, उसको एक्टिवेट करेगा। अब ये जो 9th फैक्टर है ना, ये 8th फैक्टर और कैल्शियम के साथ मिलके क्या करेगी, 10th फैक्टर को एक्टिवेट करेगी, और ये 10th फैक्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे का मैकेनिज्म सेम है। तो पहले तो यहाँ तक तो 10th फैक्टर बन गया। एक्सटेंसिव पाथवे में क्या गया, 10th फैक्टर बनाएगा। ये कैसे बनाएगा, तो जो थर्ड फैक्टर है जिसे टिश्यू फैक्टर कहते हैं, ठीक है, ये भी जो है कोलेजन के प्रेजेंस में, एडीपी वगैरह के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा थर्ड, ठीक है, एक्टिव थर्ड फैक्टर हो जाएगा। ये एक्टिव थर्ड फैक्टर जो है एक्टिव 7th फैक्टर के साथ मिलके 10th फैक्टर को, ठीक है, अलॉन्ग विद कैल्शियम 10th फैक्टर को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। अब ये 10th फैक्टर एक्टिवेट हो गया, ये 10th फैक्टर क्या करेगा, फैक्टर 5, एक्टिवेटेड फैक्टर 5 के साथ और कैल्शियम के साथ मिलके क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। फैक्टर 2 को क्या कहा जाता है, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तो फैक्टर 2 को मतलब कि प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या करेगा आगे जाके, जो फिब्रिनोजन है, ठीक है ना, जो इनएक्टिव फैक्टर 1 है, ठीक है, उसे कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन में, दैट इज एक्टिव फैक्टर 1 में, ठीक है। अब ये जो फिब्रिन है ये क्या करेगा, अलॉन्ग विद द 13th फैक्टर, ठीक है, एंड विद द कैल्शियम। अब जो क्लॉट मतलब कि पहले क्या हुआ था, ऐसे ऐसे क्लॉट बन गया था, ठीक है, लेकिन अब भाई लीकिंग तो अभी इसमें से भी हो सकती है, ठीक है, अभी ये उतना अच्छा नहीं बना है। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए कि भाई ये क्लॉट कहीं बह के आगे ना चला जाए, ठीक है, जो हमने लगाया, जो हमने क्लॉटिंग की है, ठीक है ना, वो आगे ना चली जाए, मतलब कि वो उखड़ ना जाए, तो उसको स्टेबलाइज करने का काम होता है फिब्रिन का, ठीक है। फिब्रिन जो है वो उसको स्टेबलाइज करता है 13 फैक्टर के साथ मिलके, मतलब कि 13 फैक्टर अलॉन्ग विद द कैल्शियम इस फिब्रिन को क्या करेगा, स्टेबल कर देगा, ठीक है, और स्टेबल फिब्रिन क्लॉट बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो हमारा ब्लड कोगुलेशन था वो हो रहा था। देखो दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई थी, ठीक है, जो कि सेरोटोनिन ने करवाई थी। फिर क्या हुआ, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, जब क्या हुआ, कोलेजन का रिलीज हुआ, उसने एक्टिवेट किया प्लेटलेट्स को, और प्लेटलेट्स ने बाकी प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करके प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब जो मेन पार्ट था वो था क्लॉटिंग का, ठीक है, कि क्लॉटिंग कैसे होगी। तो क्लॉटिंग दो तरीके से बनती है, इंट्रिंसिक पाथवे से और एक्सट्रिंसिक पाथवे से, ठीक है। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या था, पहले फैक्टर 12 आया, वो एक्टिवेट हुआ, उसने 11th को एक्टिवेट किया, फिर 9th आया, ठीक है, 9th को एक्टिवेट किया गया, 9th ने 10th को एक्टिवेट किया, 10th वाले ने जो है फर्दर एक्टिवेट होने के बाद प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट किया, फिब्रिन ने जो है फिर फिब्रिन जो है वो स्टेबल बना कैसे, फैक्टर 13 और कैल्शियम के साथ मिलके, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या था, 3rd और 7th फैक्टर ने मिलके अलॉन्ग विद द कैल्शियम 10th फैक्टर को एक्टिवेट किया, ठीक है। और फिर जो है ये फर्दर स्टेप हुआ कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बना, और आगे जाके जो है एक स्टेबल फिब्रिन क्लॉट बन गया, ठीक है। इसी के साथ हमारा ब्लड कोगुलेशन वाला पार्ट जो है वो खत्म होता है, ठीक है। एंड हमारी जो फर्स्ट यूनिट है हिमेटोलॉजी की वो खत्म होती है। देखो इसमें एक इम्यूनिटी वाला टॉपिक है, ठीक है, वो इम्यूनिटी वाला टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। और वैसे भी इम्यूनिटी वाला टॉपिक जो है आप 12th से पढ़ के आते हो, यहाँ भी आप कई चीज़ें आप 12th से पढ़ के ही आते हो, फिर भी मैंने आपको बताया, लेकिन इम्यूनिटी वाला जो है टॉपिक मोस्ट रेयरली आता है, ठीक है, कभी देखा नहीं है अभी तक। और आगे जो बाकी जो टॉपिक वगैरह बच गए वो आपको आपके प्रैक्टिकल्स में सिखाया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए तो आप प्रैक्टिकल में ही सीखोगे वो टॉपिक्स, ठीक है। एंड इसी के साथ हमारी हिमेटोलॉजी यूनिट जो है वो ख़त्म होती है। टिल देन बाय बाय।